हेलो स्टूडेंट्स, हमने कोशिका की संरचना, जंतु कोशिका की संरचना का लेसन शुरू किया था अपनी पिछली वीडियो में, और हमने उसमें कोशिका का इतिहास और कोशिका के कार्यों के बारे में पढ़ा था। और आपको ये बताया था कि कोशिका के 3 भाग होते हैं: कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये तीनों भाग कोशिका को जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनमें से कोई एक भी भाग अगर कोशिका से अलग हो जाता है तो अलग होने पर वो जीवित नहीं रह सकता, और कोई भी कोशिका तब तक क्रियाशील रहती है जब तक ये तीनों भाग उसके अंदर स्वस्थ रहते हैं और उपस्थित रहते हैं। किसी भी एक भाग के अलग होने से कोशिका भी नष्ट हो जाती है और वो भाग भी अपना कार्य नहीं कर पाता है। सबसे पहले हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सजीव है, पतला है और लचीला आवरण होता है। सजीव मीन्स वो जीवित है, पतला और लचीला, लचीला मीन्स फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल आवरण जो शेप जो है वो बदल सकता है बड़े आकार होने पर। जैसे जैसे कोशिका बढ़ती है उसका आकार भी बढ़ सकता है। और इस आवरण की 3 झिल्लियाँ होती हैं, 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। सबसे बाहर और सबसे भीतर वाली लेयर जो है वो प्रोटीन की, और बीच की लेयर जो है वो वसा की बनी हुई होती है। ऊपर नीचे की प्रोटीन, बीच की लेयर वसा की। और ये इसमें बारीक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों की वजह से ये वर्णात्मक झिल्ली की तरह काम करता है। उसके बाद है कोशिका के कार्य। कोशिका का सबसे पहला कार्य ये है कि कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति या एक बाउंड्री आउटलाइन होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर सभी पदार्थ जो हैं वो व्यवस्थित रहते हैं। सब अपने निश्चित स्थान पर सभी उसके भाग रखे रहते हैं, और वो कोशिका भित्ति का एक निश्चित आकार होता है। जैसा हमने पढ़ा था, कुछ कोशिकाएं गोल आकार की, कुछ त्रिभुज आकार की, चतुर्भुज, षटभुज, तो उसका जो भी फिक्स्ड शेप होता है वो रहता है। जैसे हम रूम बनाते हैं, उसकी बाउंड्री होती है, कोई ग्राउंड है, मकान है, तो उसका निश्चित आकार जो है वो उसकी बाउंड्री की वजह से, बाउंड्री वॉल की वजह से होता है। उसके बाद है वर्णात्मक झिल्ली की तरह ये काम करती है। वर्णात्मक झिल्ली का मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल, कि सेलेक्ट करके, छांट करके चीज़ों को अंदर आने देना। जैसे कि कॉलेज के गेट पे भी आप देखते हो कि एंट्री होती है, तो उसके लिए हर किसी को खुला आने जाने की परमिशन नहीं होती, तो वो सिलेक्ट करके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कोई जरूरी काम से आ रहे हैं, ऐसे उनको आने दिया जाता है। तो यहाँ भी कोशिका भित्ति भी जो कोशिका के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो उसके काम की हैं, उनको सिलेक्ट करके अंदर आने की परमिशन देती है। तो अंदर आना और बाहर जाना, इसको वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है उचित रासायनिक संरचना, क्योंकि कोशिका भित्ति के द्वारा अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों को छांट कर भेजा जाता है, तो उसकी जो संरचना है, जो उसके अंदर होना चाहिए, वो उसकी संरचना बनी रहती है, उचित संरचना बनी रहती है। उसके बाद है चोटों से सुरक्षा। तो कोई भी, जैसे हमारी स्किन, त्वचा ने हमें ढक रखा है, तो अंदर के अंगों को चोट पहुँचने से सुरक्षा होती है। उसी तरह से यहाँ भी चोटों से सुरक्षा मिलती है कोशिका को, उसकी कोशिका भित्ति की वजह से। वैसे भी 3 लेयर वाली है, तो उसको सुरक्षित रखती है। उसके बाद है अंदर व बाहर के पदार्थों के ऊपर नियंत्रण। कोई भी पदार्थ कोशिका के अंदर से बाहर जाने हैं या बाहर से अंदर आने हैं, उनको ये कंट्रोल करता है, उसके बहाव को ये नियंत्रित करता है, कौन से पदार्थों को आने देना है या जाने देना है। फिर है अवशोषण में सहायता। पौष्टिक तत्वों के अवशोषण में भी कोशिका भित्ति मदद करती है। जो पौष्टिक तत्व हमें चाहिए उनको ये अवशोषित करती है और व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालती है। इसी तरह उपापचयन में सहायता, मेटाबॉलिज्म, जिसके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं पौष्टिक तत्व, उसमें भी कोशिका भित्ति मदद करती है। श्वास क्रिया को बनाए रखना। कोशिका के अंदर जो श्वास क्रिया होती है, सांस लेने की क्रिया, सांस लेने की क्रिया का मतलब क्या? कोशिका के द्वारा ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, वो भी यहाँ पे कोशिका भित्ति के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। फिर है मांसपेशियों में संकुचन। हमारी जो मसल्स होती हैं, वो वहाँ पर जो कोशिकाएँ होती हैं, उनकी दीवारें जो हैं, उनमें संकुचन होने से मसल्स में भी संकुचन होता है, और जो भी नर्व इम्पल्स या नाड़ी आवेग होते हैं, जो सेंसेस हम महसूस करते हैं मांसपेशियों में, त्वचा में, उन सबको भी कोशिका भित्ति जो है वो बनाए रखती है।
और सबसे लास्ट इसका कार्य है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को स्थान देना। जीव द्रव्य जो है वो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ है, और ये प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य जो होता है ये दो भागों से मिलकर बना है। एक भाग इसका होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा भाग इसका होता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये दोनों भाग जो हैं ये मिलकर प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जैसे आपको बताया है साइटोप्लाज्म होता है। ये कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में। जैसे ये कोशिका है और यहाँ पे केंद्रक है, तो इन दोनों के बीच में जो ये पदार्थ है ये सारा कोशिका द्रव्य जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म कैसा है? ये अर्ध पारदर्शक होता है। अर्ध पारदर्शक, पारदर्शक ट्रांसपेरेंट जिसमें हम आर पार देख सकें, और अर्ध पारदर्शक जिसमें हम आर पार देख तो सकते हैं लेकिन पूरा क्लियर नहीं देख सकते। गाढ़ा घोल होता है ये और अर्ध तरल के रूप में होता है। सेमी लिक्विड, ना पूरा सॉलिड है ना पूरा तरल है, अर्ध तरल ये होता है। और इसकी संरचना जटिल होती है। इसमें 90% जल होता है और 10% इसमें प्रोटीन, वसा और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका द्रव्य में इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है वो बाहर की तरफ वाला होता है, ये एक्टो होता है, और अंदर वाला जो है एंडो होता है। इनमें क्या अंतर है? बाहर वाला पूरा साफ होता है और भीतर वाला उसमें दानेदार भाग होता है, कि उसमें दानेदार पदार्थ होते हैं, और इसमें बाहर वाले में दानेदार पदार्थ नहीं होते। उसके बाद है कोशिका भित्ति केंद्रक कोशिका द्रव्य के कार्य। कोशिका द्रव्य का सबसे पहला कार्य है कि ये पौष्टिक तत्वों का चयापचय और ऑक्सीकरण करता है। पौष्टिक तत्व जैसे कि प्रोटीन, वसा, जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका ये चयापचय करता है, उनका ऑक्सीकरण करता है, जिससे वो प्रयोग में लाए जा सके। उसके बाद ये जो भी चयापचय के लिए जो भी जरूरी आवश्यक कच्ची सामग्री चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, उसको ये अवेलेबल करवाता है, कोशिका को उपलब्ध करवाता है। बाहर से उसको लाकर ट्रांसपोर्ट का काम करना, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना, उसमें ये मदद करता है। तीसरा पौष्टिक तत्वों और एंजाइम्स का वितरण। जैसे तुम्हें बताया है ट्रांसपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये करता है। तो जो पौष्टिक तत्व चाहिए कोशिका के विभिन्न भागों को, और एंजाइम्स जो उनको चाहिए वो उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है जहाँ जहाँ जिस चीज़ को पहुँचाना हो। सामग्री का आदान प्रदान, कोशिका के अंदर के सभी भागों में जो भी अंदर के भाग हैं उनको आपस में आदान प्रदान करता है ये। और इसी तरह से सामग्री को एक कोशिका और दूसरी कोशिका के बीच कुछ सामान भेजना हो, कोशिका से बाहर भेजना हो, तो बाहर की तरफ भी आदान प्रदान और अंदर भी आदान प्रदान भी इसके द्वारा किया जाता है। फिर है विभिन्न संरचनाओं की क्रियाशीलता को बनाए रखना। अब कोशिका के अंदर की जो विभिन्न संरचनाएं हैं वो क्रियाशील तभी रहेंगी जब उनके अंदर उनको उपलब्ध मात्रा सभी पदार्थ अवेलेबल रहेंगे, ठीक ढंग से वो काम करेंगी, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करके उनकी क्रियाशीलता को बनाए रखता है ताकि वो काम ठीक तरीके से कर सकें। इसके अलावा कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ और सजीव रचनाएं होती हैं। उन सजीव रचनाओं को हम कोशिका द्रव्य के मुख्य अवयव या ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ये इनमें ये जो है इस पे सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड नंबर गोल्जी बॉडी, थर्ड लाइसोसोम, फोर्थ राइबोसोम्स, फिफ्थ नंबर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, नंबर 6 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 7 वैक्यूल्स। इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ग्रेन्यूल्स वाला और क्लियर सरफेस वाला, जिसके बाहर की दीवार चिकनी और समतल होती है और दूसरे वाले पे दाने चिपके हुए होते हैं, वो दाने राइबोसोम्स होते हैं। इनके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में जो इनके मेन गुण हैं वो आपको बता देती हूँ, आप नोट भी कर सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इनके नाम के साथ ही ये याद कर रख लेना और इससे आपको फिर रिवीजन के टाइम हेल्प रहेगी। कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिका के लिए ऊर्जा बनाता है और उसको स्टोर करके रखता है बैटरीज के रूप में, ATP के रूप में बैटरीज के रूप में स्टोर करके रखता है। गोल्जी बॉडीज जो है ये सेक्रेशन
या स्त्रावण का काम करती हैं। सेक्रेशन या स्त्रावण का मतलब होता है कोई भी तरल पदार्थ बनाना, उसको प्रवाहित करना। तो उन कोशिकाओं में ये बहुत एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, इसका विकास अधिक होता है। लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग मीन्स आत्मघाती। अगर कोशिका को नष्ट करना हो तो इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं, इसकी झिल्ली के अंदर, वो कोशिका में फैलकर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। राइबोसोम्स जो होता है, ये कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्रीज होती हैं, इनके अंदर प्रोटीन बनता है, तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्रीज इनको हम कहते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो है, ये केंद्रक का कोशिका के विभाजन के समय स्पिंडल के धागे छोड़ने में मदद करते हैं, तो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में ये मदद करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का ट्रांसपोर्ट का काम करता है और कोशिका को स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र की तरह सहारा भी देता है, उसके पदार्थों को टिकाकर रखता है। और वैक्यूल्स जो हैं वो खाली कोशिकाएं होती हैं, जैसे खाली हमारे पास बैग हों, उनके अंदर हम ज़रूरत पड़ने पर कुछ सामान रख देते हैं और फिर बाद में ज़रूरत ख़त्म होने पर निकाल देते हैं। तो ये वैक्यूल्स जो है खाली रसधानी इसे कहते हैं, जिसमें कुछ टाइम के लिए कुछ पदार्थों को संग्रह करके रखा जाता है। कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो बीच में उसको रख सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में कल पढ़ेंगे।